टाइटैनिक शिप डेस्क पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीब चीज नोटिस की। समंदर के बॉटम पर शिप का अगला हिस्सा काफी अच्छी कंडीशन में, जबकि पिछला हिस्सा बुरी कंडीशन में, और वह भी 2000 फीट दूर पड़ा था। बेशक 100 सालों तक समंदर के बॉटम में पड़े रहने पर लोहा और स्टील गल सड़ जाता है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही शिप का हिस्सा थे और एक ही वक्त में डूबे थे तो फिर अगले और पिछले हिस्से में इतना ज्यादा फर्क क्यों? रिसर्चर का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ हुआ था जिसने उसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा। पर सवाल है कि आखिर क्या? स्टोरी स्फीयर के वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आया था, उस वक्त वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर के बीचों बीच अकेली मौजूद थी। हादसे के वक्त इसमें टोटल 2240 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वो जिसको बेमिसाल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते काले समंदर की नजर हो गई। इस हादसे के आईविटनेस सिर्फ वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशियन के ठंडे पानी में कूद गए थे। आइसबर्ग टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ भी हुआ, उसका रिकॉर्ड उन आईविटनेस के सिवा और किसी के पास नहीं था जो कि खुद ठंडे पानी से लड़ने में मशरूफ थे। पहली रेस्क्यू शिप आरएमएस कारपाथिया भी टाइटैनिक डूबने के 1.5 घंटे के बाद वहां पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि उनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया, वरना जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उनकी जान भी नहीं बचती और टाइटैनिक के हादसे के बारे में आज तक किसी को भी मालूम ना पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि शिप की आइसबर्ग से टक्कर हुई थी। इन भयानक को मौके पर मौजूद आइसबर्ग को देखकर कंफर्म भी किया गया, जिस पर टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आईविटनेस और एविडेंस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के राइट साइड पे आइसबर्ग ने 300 फुट बड़ा सुराग छोड़ दिया था, यानी टाइटैनिक की पूरी साइड का थर्ड हिस्सा फट गया। पर दूसरी तरफ आई विटनेस का कहना था कि शिप को डूबने में करीब 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि आइसबर्ग ने वाकई टाइटैनिक पर 300 फुट बड़ा सुराग छोड़ा था, तो इसको 2.5 नहीं बल्कि कुछ मिनटों में ही डूब जाना था। पर सच्चाई क्या थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सका। सच्चाई जानने के लिए जरूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही और हर गुजरते साल ये मिस्ट्री और ज्यादा संगीन होती थी। आखिरकार 73 साल के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला, तो ये मरीन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। वो सारे सवाल जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़कर गई थी, उनके जवाब ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर गहराई में पिछली कई दाइयों से टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे में मौजूद था। कई एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए जिन्होंने शिप रैन की बहुत फोटोज कैप्चर की। ओशन एक्सप्लोरर पॉल हेनरी नाजुलेट ने 30 से ज्यादा बार टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया है, लेकिन उन्होंने 300 फुट बड़ा सुराग एक बार भी नहीं देखा। टाइटैनिक की इस प्रोफाइल फोटो में 30 फुट का यह एरिया जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज आकर लगी थी। इसका एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट बनता है और कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 370 गलन पानी हर सेकंड में टाइटैनिक के अंदर जमा हो सकता था। इसी स्पीड से पानी भरने का मतलब कि पूरी शिप में पानी टोटल 2.5 घंटे में भरा होगा। और आई विटनेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में भी 2.5 घंटे ही लगे थे। यानी एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फुट बड़ा सुराग नहीं था, बल्कि सिर्फ 30 फीट बड़ा क्रैक पड़ा था। पर ये अकेली ही एक मिस्ट्री नहीं थी, अभी और भी काफी कुछ जानना बाकी था। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला ही हिस्सा, जिसे वो कहते हैं, वो इसके पिछले हिस्से यानी स्टर्न से ज्यादा अच्छी हालत में कैसे पड़ा है, और इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा फासला क्यों है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। आरओवी ने टाइटैनिक शिप एलीट की लाखों फोटोज कैप्चर की और फिर उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से एक 3D मॉडल में कन्वर्ट किया। इस मॉडल में वो सभी डिटेल्स भी थी जिनको नॉर्मली इस गहराई में कोई आम कैमरा या इंसानी आंख नहीं देख सकती। मॉडल में देखा जा सकता है
कि 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डैक्स एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं जैसे ये स्टील की नहीं बल्कि कागज की शिप हो। पार्ट्स शिप से अलग होकर आसपास बिखरे हुए हैं। सिर्फ इसमें लगे दो किसी घर की साइज जितने बड़े इंजन हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी मॉडल में एक और अहम इशारा भी छुपा है, वो इशारा जो स्टर्न की इस हालत के बारे में बता रहा है। 110 साल पहले ओशन फ्लोर से आकर टकराया तो उसके निशान आज तक यहाँ छपे हुए हैं, जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इन निशान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थान जिस वक्त ओशन फ्लोर से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। साइंसदान इन निशान से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टर्न उस वक्त 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जब इतनी स्पीड से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली फोर्सेस ने शिप के लूज पार्ट्स को उखाड़ दिया और जब वो किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर से टकराया तो इसके सारे डेस्क एक दूसरे के अंदर धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बो सेक्शन फ्रंट सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोडायनामिक है, यानी यह पानी को आसानी से काट सकता है। ठीक इसी तरह जैसे शिप पानी पे फ्लोट करते वक्त पानी को काटकर अपना रास्ता बनाती है। यही वजह है बो सेक्शन स्टर्न के मुकाबला में ना ही रोटेट कर रहा था और ना ही पानी की फोर्सेस इस पर डायरेक्टली अटैक कर रही थी। आखिरकार 110 साल पहले होने वाले हादसे की एक और मिस्ट्री को भी सुलझा दिया गया। लेकिन एक और सवाल भी है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, वो ये कि टाइटैनिक शिप दो हिस्सों में किस वक्त अलग हुई। जैसा कि आपने जाना कि शिप के दो हिस्सों में टूटने की खबर आई विटनेस ने दी थी। सालों से ये माना जा रहा है कि टाइटैनिक डूबने से पहले ही दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। यह खबर काफी हद तक सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। जब वो क्षेत्र में पानी भर गया तो वो पानी के अंदर चला गया, जिसकी वजह से स्टर्न सेक्शन का पूरा वेट पविएट पॉइंट यानी सेंटर पर रहा था। ये सेंटर पॉइंट इतना ज्यादा वजन बर्दाश्त ना कर सका और टूटकर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पर सोनार स्कैनिंग से नहीं गया 3D मॉडल कुछ अलग कहानी ही बता रहा है। जी हाँ, देखा जाए तो टाइटैनिक के अंदर मौजूद साजोसामान दूर दूर तक ओशन फ्लोर पे बिखरा हुआ है। इसमें कॉफी कैप्स, डिनर प्लेट केस और लोगों का पर्सनल सामान भी है। इसमें से 90% आइटम स्टर्न सेक्शन के हैं। टोटल 10,000 से भी ज्यादा आइटम्स इस पूरे एरिया में फैले हुए हैं, जो करीब 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। अगर तो यह क्षेत्र पानी के ऊपर ही बो क्षेत्र से अलग हो जाता तो इसका मतलब है कि ओशन फ्लोर पर पहुंचते पहुंचते इसका मलबा 3.0 स्क्वायर किलोमीटर नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बड़े एरिया पर फैलता, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेक्शन टूट तो पानी के ऊपर ही गया था, लेकिन ये बो सेक्शन से अलग ओशन फ्लोर के करीब आकर हुआ है और फिर रोटेट होता होता अपनी डायरेक्शन बदल गया और 2000 फीट दूर जा गिरा। आज RMS टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह से रस्ट हो चुकी है। साइंसदानों का मानना है कि ओशन की इस गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है। लेकिन जंग के कुछ सैंपल्स को निकालकर जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि जंग बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले ऑक्सीजन की वजह से लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तेजी से इस पे जंग लगता जा रहा है, आने वाले कुछ सालों में टाइटैनिक के सारे फ्लोर एक दूसरे पर गिर जाएंगे और फिर ये अपनी असली शक्ल हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। आशा है स्टोरी स्फीयर की ये वीडियो भी आप लोग बहुत लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।